कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का गठन हो चुका है और ये पार्टी वो है जिनको हमारे मुख्य न्यायाधीश जी ने बोला था कि ये सब युवा जो है कॉकरोच है, ये बेरोजगार लेजी लोगों का ग्रुप है जो कि हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है आरटीआई के माध्यम से, सोशल एक्टिविज्म के माध्यम से और कोर्ट केसेस के माध्यम से ये डेवलपमेंट रोकना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को तथ्यात्मक रूप से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। 1. विवादास्पद न्यायिक टिप्पणी, सीजेपी का जन्म, उनका व्यंग्यात्मक घोषणापत्र, सदस्यता के अनोखे नियम और अंत में इनका ऑनलाइन से ऑफलाइन तक का सफर। पहला हिस्सा, एक विवादास्पद न्यायिक टिप्पणी। तो हुआ कुछ यूं था। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच से की। अब जैसा कि आप जानते हैं, आज के दौर में ऐसी बातें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलती हैं। इस बयान ने तुरंत ही डिजिटल कार्यकर्ताओं और युवाओं के एक बड़े वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींचा और कई लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की। इंटरनेट के युग में प्रतिक्रियाओं की गति सच में हैरान करने वाली होती है। 15 मई को ये टिप्पणी आई और 16 मई को जब तक इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण आता, तब तक इंटरनेट अपना काम कर चुका था और सीजेपी का जन्म हो चुका था। विवाद को बढ़ता देख अगले ही दिन यानी 16 मई को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया था। उनका निशाना देश के आम बेरोजगार युवा बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके पेशे में आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के युवा ही देश के विकास का असली स्तंभ है। स्पष्टीकरण तो आ गया, लेकिन तब तक प्रतिक्रिया का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रुका नहीं। सोशल मीडिया रणनीतिकार और कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने इस पर सीधा जवाब दिया। उनका तर्क था कि मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन देश के नागरिकों के लिए परजीवी या कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं है। और यहीं से महज एक विरोध दर्ज कराने के बजाय इस मुद्दे को एक रचनात्मक और व्यंग्यात्मक मोड़ देने की योजना बनी। यहां से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, सीजेपी का जन्म। देखिए, ये सिर्फ हवा में उड़ने वाली बात नहीं थी। तरुण त्यागी और अभिजीत दीपके ने मिलकर रातों रात इस व्यंग्यात्मक विचार को एक दस्तावेजी आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का बाकायदा एक आधिकारिक विकिपीडिया पेज और लोगो लॉन्च कर दिया। इसे पूरी ब्रांडिंग के साथ बिल्कुल एक असली राजनीतिक दल की तरह पेश किया गया। बाकी राजनीतिक दलों की तरह ही सीजेपी ने भी अपनी विचारधारा और अपना एक नारा घोषित किया, लेकिन पारंपरिक राजनीति से अलग, जहां बड़े बड़े और भारी भरकम वादे किए जाते हैं, सीजेपी ने भारी विडंबना का रास्ता चुना। खुद को बहुत ही गंभीरता के साथ धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी घोषित करना, और आलसी और बेरोजगारों की आवाज का नारा देना, ये आधुनिक मीम कल्चर और राजनीतिक ढांचे का एक गजब का मिश्रण था। अगर किसी को लग रहा था कि ये महज कुछ दोस्तों का मजाक है, तो ये आंकड़ा देखिए। 16 मई को लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के भीतर पार्टी की वेबसाइट पर जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या 70,000 के पार पहुंच गई। ये संख्या अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये व्यंग युवाओं से किस पैमाने पर जुड़ चुका था। तीसरा हिस्सा, पार्टी का व्यंग्यात्मक घोषणापत्र। अब इस घोषणापत्र के वादों पर गौर करना बहुत जरूरी है। ऊपरी तौर पर देखने में ये भले ही एक मजाक लगे, लेकिन इसके वादों के अंदर बहुत ही गंभीर राजनीतिक शिकायतें छिपी हैं। चाहे वो न्यायिक नियुक्तियों का मुद्दा हो, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता हो, महिला प्रतिनिधित्व हो, या फिर दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का प्रतिबंध लगाने की बात हो, ये असल में हमारी वर्तमान व्यवस्था की एक बहुत ही तीखी आलोचना है, जिसे बहुत ही चालाकी से व्यंग्य के कवर में लपेटा गया है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज के सुझाव पर इसमें कुछ और दिलचस्प बिंदु जोड़े गए, जैसे कि पार्टी आरटीआई अधिनियम के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होगी, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेगी, और सबसे बड़ी बात, कोई गुप्त कॉकरोच केयर्स फंड नहीं बनाएगी। ये सीधे सीधे चुनावी फंडिंग और सरकारी पारदर्शिता के मुद्दे पर एक बहुत ही सटीक राजनीतिक प्रहार था। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, सदस्यता के अनोखे नियम। अब अगर किसी को इस पार्टी में शामिल होना है तो शर्तें बहुत ही स्पष्ट और अनोखी हैं। सदस्य बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, शारीरिक रूप से आलसी होना जरूरी है, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना भी अनिवार्य है, और सबसे अहम शर्त, पेशेवर रूप से भड़ास निकालने की क्षमता। पार्टी ने साफ किया है कि भड़ास निकालने का मतलब है कि आपकी बात तीखी, ईमानदार और सटीक होनी चाहिए। सच में डिजिटल असंतोष को एक योग्यता में कैसे बदला जाता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
इसी के साथ एक और ऐसा नियम है जो सीधे तौर पर हमारी पारंपरिक भारतीय राजनीति को आईना दिखाता है, जहां अक्सर राजनीति में जाति, धर्म और लिंग के समीकरण हावी रहते हैं। सीजेपी ने साफ कह दिया है कि उनकी सदस्यता प्रक्रिया में इन चीजों की कोई जगह नहीं है। एक व्यंग्यात्मक पार्टी की तरफ से ये एक बेहद गंभीर और अर्थपूर्ण संदेश है। इस पूरे ट्रेंड ने इतनी गति पकड़ी कि असली राजनेताओं ने भी इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने इस पहल पर प्रतिक्रिया दी। महुआ मोइत्रा ने तो यहां तक मजाक कर दिया कि वो भी सीजेपी में शामिल होना चाहती हैं, भले ही वो पहले से ही एंटी नेशनल पार्टी की सदस्य क्यों ना हो। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इंटरनेट का ये गुस्सा, ये व्यंग सच में ईवीएम मशीन में असली वोटों में तब्दील हो सकता है? क्या एक मीम पार्टी असली चुनाव लड़ सकती है? तो रिपोर्ट्स की माने तो सीजेपी सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। वो बिहार में बांकीपुर विधानसभा के आगामी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज पार्टी जैसी स्थापित और बड़ी राजनीतिक ताकतों के सामने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरी घटना पर मीडिया की प्रतिक्रिया भी देखने लायक रही। इसे एक हाइपर आयरनिक और मीम संचालित घटना बताया जा रहा है। हालांकि द वायर्ड जैसे कुछ पब्लिकेशंस ने सावधानी बरतते हुए याद दिलाया कि इतिहास में, खास तौर पर 1994 के रवांडा नरसंहार में कॉकरोच शब्द का एक बहुत ही भयानक संदर्भ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि यहाँ सीजेपी का संदर्भ और उनका मकसद पूरी तरह से अलग और व्यंग्यात्मक है। इन सब के बीच संस्थापक अभिजीत दिपके का ये बयान इस पूरे आंदोलन को वापस जमीन पर ले आता है। उनका कहना है कि वो किसी भ्रम में नहीं है। उन्हें पता है कि इंटरनेट का ये ट्रेंड शायद कुछ दिनों में खत्म हो जाए, लेकिन युवाओं की बात सुने जाने के लिए एक मंच बनाने की उनकी ये कोशिश ये साबित करती है कि इस पूरे मजाक के पीछे राजनीतिक हताशा और बदलाव की एक बहुत ही सच्ची इच्छा मौजूद है। तो जो कहानी एक विवादास्पद टिप्पणी से शुरू हुई थी, वो कुछ ही दिनों में 70,000 सदस्यों वाले एक आंदोलन में बदल गई और अब वो चुनावी मैदान तक पहुंचने के कगार पर है। जाते जाते ये स्थिति एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम राजनीति के एक ऐसे नए युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां डिजिटल मीम्स और व्यंग ही आने वाले समय में हमारा असली राजनीतिक असंतोष व्यक्त करने का सबसे बड़ा टूल बन जाएंगे? इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।